वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन बनेगा बुदनी का बादशाह, विजयपुर में किसकी विजय होगी और रायपुर दक्षिण का रण आखिर कौन जीतेगा। ये सवाल यहां के क्षेत्र की जनता में उत्सुकता बना हुआ है कि क्या होने वाला उपचुनाव में आखिर किसका दांव सफल हुआ है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उपचुनाव का सटीक विश्लेषण हम आज करने वाले हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ने वाले हैं, उनसे बात करेंगे। 3 विधानसभा सीटें जहां पर बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव हुआ है, 2 तो मध्य प्रदेश की हैं, एक विजयपुर है और बुदनी है, तो तीसरी जो है छत्तीसगढ़ की है, रायपुर दक्षिण सीट। और अपने आप में तीनों सीटें जो हैं वो बेहद खास हैं, बेहद अहम हो जाती हैं, क्योंकि विजयपुर की बात की जाए तो रामनिवास रावत, जिन्होंने पार्टी ही बदल ली और पार्टी बदल ली, उसके बाद वो जीते हुए थे, उसके बाद फिर वापस यहां पर उपचुनाव हो रहा है क्योंकि उन्होंने पार्टी बदल ली, बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा बुदनी की बात करें तो यहां से तो शिवराज सिंह चौहान जो कि विधायक चुने गए थे, बाद में वे केंद्रीय मंत्री बन गए सांसदी जीतकर, तो अब यहां पर भी उपचुनाव। और इसके अलावा रायपुर दक्षिण की बात करें तो यहां पर भी बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार से विधायक चुने जाते रहे। रायपुर दक्षिण की बात कर रहे हैं, रायपुर दक्षिण की बात कर लेते हैं। सांसद रहे सुनील सोनी को बीजेपी ने यहां मैदान में उतारा, इसलिए क्योंकि जो सांसद नए बन गए हैं वो विधायक थे, विधायक के बाद चूंकि उन्होंने चुनाव लड़ा और सांसद बन गए तो अब सीट खाली हुई और सुनील सोनी जो पहले सांसद थे इसके पहले, उनको विधायकी के लिए मैदान में उतारा बीजेपी ने। कांग्रेस ने यहां पर आकाश शर्मा को टिकट दिया, युवा चेहरा आकाश शर्मा, और यही बात की सक्रियता और निष्क्रियता वाली बात यहां पर खूब देखने को मिली, खूब आरोप प्रत्यारोप मैदान में देखने को मिले, आशीर्वाद भी एक दूसरे को दिया गया। खास तौर पर आकाश शर्मा ने आशीर्वाद मांगा था सुनील सोनी से, आपको याद होगा जब नॉमिनेशन चल रहा था आमने सामने मुलाकात हो गई, जीत गई, आशीर्वाद मांगा था। तो चाचा और भतीजा भी आप कह सकते हैं, सुनील सोनी को जो है वो चाचा कहकर आकाश शर्मा पुकारते हैं। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण का रण कौन जीतने वाला है, इसी को लेकर हम चर्चा करने के लिए आकाश शुक्ला के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वोटिंग तो हो गई, अब जनता का मूड क्या है ये पता चलेगा जब नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले क्या लग रहा है, क्या समीकरण कौन से काम किए, कौन से मुद्दों ने काम किया, आकाश। रायपुर दक्षिण उपचुनाव इस बार बेहद ही खास रहा। 8 बार के विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल इस बार हटे और इस बार सुनील सोनी को जो है भाजपा ने टिकट दिया। इससे पहले वो सांसद रहे थे और उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर नए चेहरे थे, आकाश शर्मा को मौका मिला। और यहां पर 2 मुद्दे आपने देखा चुनाव के दौरान, विकास से इतर जिस पे बात हुई, एक तो सुनील सोनी का जो वीडियो वायरल हुआ तो उस पर खूब घमासान हुई, खूब राजनीति हुई। दूसरा यह था कि बाहरी का मुद्दा, आकाश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी लगातार बाहरी बताती रही, तो विकास सीतर ये जो मुद्दे रहे। और इसके बाद जो बात चलती रही तो बृजमोहन का चेहरा साफ दिखता रहा, जो भाजपा ने विकास काम किया, मोदी की गारंटी वो नजर आता रहा, साथ में जो है वो राजनीति भी होती रही। वोटर साइलेंट नजर आए कि कभी भी जब छत्तीसगढ़ में बात होती है, मुद्दों की, राजनीति की बात होती है, चुनाव की बात होती है, तो वोटर बहुत ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन जो लोकप्रियता थी बृजमोहन की वो कहीं ना कहीं हावी नजर आई। और उपचुनाव सरकार के फेवर में रहता है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की। इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार रही तो उपचुनाव हुआ था तो कांग्रेस के फेवर में वोट गए थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। यहां पर 50% जो है वोट परसेंटेज रहा, वोट परसेंटेज डाउन हुआ। इसका कारण यह भी बताया जाता है कि सामान्य प्रतिक्रिया थी लोगों की, और जो बातें थी तो एक कुछ ऐसे धड़े थे जो नए चेहरे को देखना चाहते थे, वो आकाश शर्मा की तरफ जाते दिखे, क्योंकि ब्राह्मण थे और ब्राह्मण मुस्लिम वोटर को कहीं ना कहीं साधना चाहती थी कांग्रेस। जातिगत समीकरण भी काफी फोकस रहा, लेकिन जिस तरीके से 50% वोट परसेंटेज आया, वोट परसेंटेज काफी गिरा है, तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ा है। बिल्कुल, ये समीकरण बिगड़ा। हालांकि कांग्रेस ये दावा आकाश करती हुई नजर आई कि हमने मिलकर चुनाव लड़ा है और जब जब मिलकर चुनाव लड़ा है तो नतीजे हमारे पक्ष में आते हैं। लेकिन इस बार रायपुर दक्षिण में किसका परचम लहरा सकता है, क्या जानकारी है?
जी बिल्कुल, दोनों सामान्य नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रुख नजर आ रहा है सुनील सोनी की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसका कारण भी है, सरकार भाजपा की है, जो बृजमोहन अग्रवाल ने काम किए वो दिखा, लगातार सक्रिय रहे। भाजपा ने अपना जो टीम था वो पूरी तरीके से एक्टिव कर दिया था, मंत्री के साथ विधायक की ट्यूनिंग जो है हर बूथ पर नजर आती रही। उसी तरफ दूसरे छोर से लगातार बृजमोहन अग्रवाल जो है वो कमान थामे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके फेवर की वजह से सुनील सोनी को टिकट मिला था। ऐसे में वो उनका लगातार एक बयान आना कि जब यहां से जीत होगी तो एक नहीं दो विधायक मिलेंगे, एक उनका बृजमोहन अग्रवाल और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होगा वो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नजर आता दिखा। इसका एक और जो पक्ष जाने तो वो ये है कि 54 सीटें भाजपा के पास है। ऐसे में इस सीट पे जीत या हार से कुछ चीजें तय नहीं होती। कांग्रेस के पास भी ये सीट चले जाती है तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, बीजेपी के पास भी चली जाती है तो दिक्कत नहीं, लेकिन इस चुनाव को जोड़ के आगामी चुनाव को लेकर भी देखा जा रहा है। जी ठीक है आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। और प्रेम प्रकाश पुंज साहब, प्रेम प्रकाश पांडे, प्रकाश पुंज पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। उनसे जानते हैं रायपुर दक्षिण के समीकरण को समझते हैं। सर, क्या नजर आ रहा है रायपुर दक्षिण में? जी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्रूशियल था, लेकिन लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। और मैंने इस बात को बोलने के तथ्य है कि जो वोटिंग परसेंटेज है आप देखिए वो बहुत निराशाजनक है। मुझे याद है कि आज से 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो इसी सीट पे जब मैं भी, चूंकि दक्षिण का ही वोटर हूँ, मैंने भी वोट डाला है। मेरे पिताजी के देहांत होने के बाद भी मैंने इसको जिम्मेदारी समझा और मैंने सपरिवार इसको वोट किया। और उसका दूसरा तथ्य भी था कि वो वहां वस्तुस्थिति देखना था। जब 2023 के एंड में जब चुनाव हुआ था तो मैंने अपनी पत्नी के साथ 3 घंटा लाइन में खड़ा होकर चुनाव मतदान किया था। और इस बार जब मैं वोटिंग करने के लाइन में लगा था तो मात्र 3 से 4 मिनट में मेरा वोटिंग हो गया। तो ये दर्शाता है कि लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस उपचुनाव में। दूसरा, बृजमोहन अग्रवाल का लड़ना उस सीट से अपने आप में एक वो बड़ा चुनाव बन जाता है, वो उत्सव जैसा बन जाता है। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल का ना लड़ना और सुनील सोनी का लड़ना, तो लोगों को पता था कि ये मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैंडिडेट नहीं है। और दूसरा, जो आकाश शर्मा को उनके अगेंस्ट उतारा गया, तो आकाश शर्मा भी बहुत ज्यादा लोगों से कोई घुले मिले नेता नहीं थे, तो लोगों ने इससे बहुत गुले मिले नहीं थे। एक पॉइंट यहां पर यह है कि गुले मिले नहीं थे, तो ये पॉइंट जो है ये जाता है बीजेपी की तरफ। बात विजयपुर की भी कर लेते हैं। विजयपुर की बड़ी सीट है क्योंकि कांग्रेस छोड़कर रामनिवास, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस की तरफ से मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वोटिंग हुई तब खूब बवाल हुआ, खूब शिकायतें आई, खूब चर्चाएं हुई। यह भी कहा गया कि फर्जी वोटिंग हुई है, यह भी कहा गया कि वोट नहीं डालने दिया गया। इसके बावजूद अच्छी बात यह थी कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा निकलकर सामने आया। तो किसकी जीत होगी, यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसी सवाल का जवाब हम तलाशने के लिए आज आपके सामने मौजूद हैं। तो विजयपुर में किसकी विजय होगी, कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा या रामनिवास रावत? शिवकांत आचार्य हमारे विजयपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। शिवकांत, क्या कुछ आपने देखा और क्या चीजें, स्थितियां जो हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं? उपचुनाव का नतीजा किस तरफ? पुरी जी, आपको बता दें कि वोटिंग परसेंट तो 79% रहा, लेकिन पूरे चुनाव भर हमको हिंसा की घटनाएं भी देखने को मिली। वहीं कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाया है कि आदिवासियों और जाटव समाज के वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया जिस दिन मतदान था। और ये वोटर मुख्यतः कांग्रेस के फेवर के माने जाते हैं जो मुकेश मल्होत्रा को वोट करते, लेकिन वो लगातार कांग्रेस का आरोप है कि उनको वोट डालने से रोका गया। वहीं उनके सामने मुकेश मल्होत्रा वो थे जो पहले तो बीजेपी के मेंबर रहे हैं, लेकिन पिछला चुनाव निर्दलीय चुनाव लड़कर भी 45,000 वोट उन्होंने
पाए थे उनके सामने है कांग्रेस के ही पूर्व कद्दावर नेता रामनिवास रावत, जो 6 बार के लगातार के विधायक रहे हैं और उनका वो गढ़ माना जाता है। तो कांटे की टक्कर है दोनों प्रत्याशियों में और कांग्रेस का दावा भी है कि हम विजयपुर सीट को 100% जीत रहे हैं और वहीं बुधनी में जो है अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब 23 तारीख को परिणाम आता है तो क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन आप कह रहे हैं कि 6 बार से चुने जाते रहे तो विजयपुर में अनुमान क्या लगाया जा रहा है? पुनीत, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आगे अगर कद्दावर नेता के तौर पर देखा जाए तो रामनिवास रावत कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आगे दिख रहे हैं और कांग्रेस कहीं बैकफुट पर से इसी आधार पर नजर आ रही है कि उनका कहना है कि हमारे वोटर को वोट नहीं डालने दिया गया, यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से वो पहले से ही चीज के लिए ठीक है। सत्य प्रकाश जी के पास चलते हैं। रिपोर्टर्स के पोल पे अनुमान की बीजेपी यहां से जीत सकती है विजयपुर। बड़ी टफ सीट है और बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिला। सत्य प्रकाश जी, क्या कुछ आपका नजरिया इस पर? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तीनों बाईपोल वाली सीट्स में सबसे हॉट सीट, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीट कोई रही है तो विजयपुर रही है। उसके पीछे कारण है कि वहां से वो नेता बीजेपी से चुनाव लड़ रहे थे जो पहले कभी कांग्रेस में थे और वो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, क्योंकि वो 93 से लगातार चुनाव लड़ते रहे। केवल 98 और 2018 में के इलेक्शंस को छोड़ दिया जाए, उन्होंने हर बार जीत दर्ज की। इसके पीछे एक चीज बड़ा अच्छा चीज देखिए, जैसा कि शिवकांत जी बोल रहे हैं, मैं शिवकांत जी की बात को आगे ले जाता हूं। आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में 40 सीट से भी नीचे जाती थी तब भी रामनिवास रावत वहां जीत दर्ज करते थे। तो कहा यह जा सकता है कि कांग्रेस के प्रति मध्य प्रदेश का रुख भले ही जनता का नीचे रहा हो, लेकिन रामनिवास रावत की दबदबा कायम है, उनका दबदबा जो है अपनी सीट पर बरकरार है। अगर आप ये कहें तो ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन बुधनी की हम बात करेंगे। बुधनी की भी बात कर लेते हैं, समय थोड़ा सा कम है सर। बुधनी की भी बात कर लें। बीजेपी ने अपने पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को मैदान में उतारा, कांग्रेस ने राजकुमार पटेल पर दांव चला और वहां पर क्या अनुमान जताया जा रहा है ये भी जान लेते हैं। देखिए, यहां पर बीजेपी की जीत का अनुमान है, सिलसिला बरकरार रह सकता है। रमाकांत भार्गव की जीत का अनुमान है। प्रदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अनुमान? देखिए, बुधनी विधानसभा चुनाव चूंकि शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, वहां उनका मैजिक चलता है, वहां उनके बेटे का मैजिक चलता है, तो शिवराज सिंह चुनाव में 1,00,000 की जो लीड ली, कांग्रेस के तमाम प्रयासों के बाद भी ऐसा अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि वो लीड कवर करने में दिक्कत आई। इसलिए उम्मीद अभी लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव मिनिमम अंतर यानी 20,000 के अंतर से जीतने की कयास यहां लगाई जा रही है। मतलब अंतर कम हो जाएगा, आप ये कह रहे हैं अंतर कम हो जाएगा, लेकिन बुधनी में बीजेपी की जीत का अनुमान जो है वो तो यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो है उनका जादू जो है वो यहां पर चलता है और रमाकांत भार्गव को टिकट दिया तो उनकी जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। और सत्य प्रकाश जी के पास फिर से चलते हैं। सर, आप अपनी बात को, पुरानी वाली बात को भी पूरा कीजिए और साथ में इस पर आपका कमेंट, लेकिन शॉर्ट में सर, थोड़ा समय कम है जी। देखिए पुनीत जी, मैंने ये कहा कि रामनिवास रावत के लिए विजयपुर में पार्टी महत्वपूर्ण नहीं रही, उनका पर्सनल कनेक्ट जो जनता से है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहा। इसके कारण वो लगातार चुनाव जीतते रहे और इस इलेक्शन में भी अगर बीजेपी आगे बढ़ती है तो ये उनके पीछे एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, बुधनी में देखिए, बुधनी बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, साथ ही देश के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान की साख भी वहां पर दांव पर लगी है। लेकिन मध्य प्रदेश में बेहतरीन चीज है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की जो दौड़ है कहीं ना कहीं वो, या उनकी जो रेस है वो रुकने वाली नहीं है। ऐसा मुझे इन दोनों चुनाव के रिजल्ट में भी दिख रहा है, चाहे 29 लोकसभा चुनाव की रेस रुकने वाली नहीं है। आप इशारा कर गए, ठीक है, आप इशारा कर गए कि ये रेस रुकने वाली नहीं है, मतलब जीत का सिलसिला जो है वो बरकरार रहेगा। और महाराष्ट्र के एग्जिट पोल की बारी आ गई है, महा एग्जिट पोल की बारी आ गई है। वहां पर महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव खत्म हो गया, वोटिंग हो गई। देखिए, महा एग्जिट पोल महाराष्ट्र का 288 सीटें और 288 सीटों में क्या कुछ बताया जा रहा है।
अगर महा एग्जिट पोल की बात कर ली जाए तो 143 सीटें एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं और इंडी गठबंधन को 129 सीटों के आसपास रह सकते हैं और अन्य की बात करें तो 7 सीटें जा सकती हैं। अलग अलग जो एग्जिट पोल आए हैं उसका महा एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं। मेगा एग्जिट पोल जो है वो आप देख रहे हैं और इसके मुताबिक आप देखिए कि अलग अलग एजेंसी अलग अलग नंबर दे रही है, लेकिन अगर देखा जाए इन सभी एजेंसियों का अगर हम गुणा भाग देखें तो इसमें यह नजर आता है कि 143 सीटें एनडीए के पास जा सकती हैं और इंडी गठबंधन जो है 129 सीटें